2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका मिलेगा या फिर कोई और होगा सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया? ये सवाल हर जुबान पर है। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में बिहार की बड़ी भूमिका होगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, यानी बहुमत के आंकड़े 272 का 15%। तो बिहार इस बार किसको चुनेगा? लोकसभा चुनाव से पहले देश का मूड समझने न्यूज नेशन देश के अलग अलग राज्यों में जा रहा है। न्यूज नेशन ने जम्मू कश्मीर से अपना सफर शुरू किया था, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार में है। इस शो में आपको दिखाएंगे बिहार की जनता का मूड। परिस्थिति बदला है पिछले बार से, अभी बहुत बदला है। मोदी जी बहुत अच्छा किए हैं। करप्शन खत्म हो जाए तो जॉब जरूर मिलेगा। मतलब अभी तो छपरा में जो बन रहा है इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। नीतीश कुमार से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मोदी जी के टीम में माननीय सांसद महोदय यहाँ जो विकास को उन्होंने 100 साल पीछे लेके चला गया है। और जो माहौल बना हुआ है, जो बाहरी से इज्जत जो मिल रहा है वो नहीं मिलता था पहले, जो बीजेपी की सरकार में अब मिल रहा है। देश की राजनीति की तबीयत का ठीक ठीक अंदाजा भी बिहार में लगाया जा सकता है। हवा का रुख देखकर जाति और गठबंधनों का खेल बिहार की राजनीति में खूब होता रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से उलट इस बार बिहार में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के नाम से ही चिढ़ थी और अब उनको लगता है कि इस नाम के इर्द गिर्द ही चुनाव जीतने का फॉर्मूला छिपा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, तो नीतीश कुमार ने एनडीए से किनारा कर लिया था। नीतीश को शायद लगता था कि मोदी के साथ जाने से मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हो जाएगा, लेकिन ये दांव नीतीश कुमार के लिए बहुत महंगा साबित हुआ और लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश अपने धुर विरोधी लालू यादव के साथ गठबंधन कर सत्ता में आए, लेकिन ये गठबंधन भी ज्यादा नहीं चला और अब फिर नीतीश एनडीए की नाव पर सवार है। तो इस बार बिहार का फैसला क्या होगा? न्यूज नेशन की टीम बिहार के भोजपुरी भाषी इलाकों में पहुंची। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर और भिखारी ठाकुर के साथ उनकी मंडली मौजूद और नीचे लालू प्रसाद का लिखा हुआ एक बड़ा सा शिलापट। इस बात से एक बात तो तय है कि इस वक्त हम सारण की भूमि में पहुंच चुके हैं। सारण लालू यादव का कर्म क्षेत्र, जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर का जन्म इसी इलाके में हुआ। पटना से हम आ पहुंचे हैं सारण। आज बात होगी सारण और सिवान की और देखेंगे कि यहाँ के लोग कहते क्या है, किसकी बनेगी इस बार सरकार। बिहार की राजनीति में लालू यादव की शुरू की राजनीति अब दूसरी पीढ़ी में पहुंच गई है, लेकिन उनका प्रभाव अब भी कम नहीं हुआ है। बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू यादव 1977 में पहली बार सारण से ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। सारण में लालू यादव का दबदबा लगातार रहा है, लेकिन 2014 के चुनाव में यहां से उनकी पत्नी राबड़ी देवी 40,000 वोटों से हार गई थीं। छपरा में सड़कों पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उसमें कौशल विकास और डिजिटलाइजेशन से जुड़े हुए प्रचार ये बताने को काफ़ी है कि ये जो क्षेत्र है, दरअसल ये राजीव प्रताप रूढ़ी का संसदीय क्षेत्र है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे कौशल विकास के और फिलहाल वर्तमान में यहाँ के ही सांसद हैं। क्या माहौल इस बार, क्या लगता है चुनाव आने को है, मुद्दा क्या होगा आप लोग? जो किसान के खाद बीज और क्या चाहिए। कितना परिस्थिति बदला है पिछले बार से? अभी बहुत बदला है। हमारे सबके रोड, चाहे बिजली, पानी, सबके, चाहे हॉस्पिटल में भी सब ठीक ठाक अभी चल रहा है सब व्यवस्था। हम लोगों के लिए सब विकास का मुद्दा है। बहुत अच्छा सरकार जो कर रही है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी करेगी। भोजपुर इलाके में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया था। इस बार भी फिर पीएम वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में पूर्वी यूपी और उससे लगते पश्चिमी बिहार में बीजेपी को बेहतर करने की उम्मीद है, लेकिन क्या आम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? सारण क्षेत्र से जो आने वाले नेता रहे, राजनेता रहे, उनके भी पसंद की थाली में सत्तू सबसे प्राइम रहा। चाहे वो लालू यादव रहे हो, जयप्रकाश नारायण रहे हो, सत्तू सभी को पसंद आया। चाहे सत्तू घोर के पी लीजिए, चाहे इसकी कचौड़ी बना के खा लीजिए। मगर जहां हम मौजूद हैं, ये नाश्ते की वो दुकान है जहां हर रोज सबसे ज्यादा सुबह भीड़ लगती है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कुशासन। ये तो शिक्षा ही दिखाई दे रहा है। शिक्षा जी बहुत फायदा हुआ है यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज ही नहीं है।
मेरे लिए तो मोदी हैं। विकास तो हुआ है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है छपरा का, वो मुद्दा समाधान किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सारण के बाद न्यूज नेशन ने सिवान का रुख किया। अब की बार किसकी सरकार में हम चुनावी यात्रा पर हैं। हम सिवान की ओर अब बढ़ रहे हैं। सिवान वो क्षेत्र जो कि बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए ज़्यादा जाना जाता है। देश में अगर आम लोगों का मूड आपको समझना है तो आम लोगों के साथ उनकी सवारी में सफ़र करना होगा। हम भी एक ऐसे ही चुनावी सफ़र पर हैं जहां लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार। क्या लग रहा है, मुद्दा क्या चल रहा है इस वक्त, क्या माहौल? मुद्दा तो जो भी चले, लेकिन भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए। सरकार उन्हीं की बननी चाहिए। हाँ, कारण कि जो भ्रष्टाचार है, चाहे गुंडागर्दी है, तो कुछ आम जनता को तो तकलीफ है। जैसे कि बैंक उंक में KYC लगा दिया, GST से व्यापारी लोग परेशान हैं, लेकिन उन लोगों को पकड़ने का काम ये सरकार कर रही है। यही बहुत अच्छी बात है। सोचकर वोट देंगे कि भाजपा जीते। मुद्दा जो भी हो, लेकिन मोदी को देना है। मोदी सबसे बढ़िया है। हम लोग भी मोदी के समर्थन में है। आरजेडी जिंदाबाद, करुणाथ सिंह जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। रोजगार की समस्या बहुत बड़ा है और रोजगार बढ़ गया है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि मतलब कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी इन रोड? पहले बहुत बुरा स्थिति थी। इसी रोड पर आप चलाते हैं? जी। पहले ऐसी रोड नहीं थी सड़क? नहीं सर। सिवान पिछले 2 दशक की राजनीति में अपराधों और अपराधियों के लिए कुख्यात रहा है और खासकर लंबे अरसे तक शहाबुद्दीन का इस इलाके में दबदबा रहा है। हम आप पहुंचे हैं राजेंद्र प्रसाद के गृह जिला में, सिवान में मौजूद हैं और सिवान की जो राजनीतिक तपिश है वो बहुत तेज है। भले ही थोड़ी सर्द हवा चल रही हो, थोड़ी ठंडक हो, मगर जो तपिश है राजनीति की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि चुनाव अब करीब आ रहा है। खास करके ये जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े हुए होने के कारण हमेशा से देश और दुनिया के नक्शे पर रहा। सिवान की आवाम केवल और केवल विकास में विश्वास रखती है और केवल और केवल विकास के यहाँ मुद्दे हैं। तो मोदी जी के टीम में माननीय सांसद महोदय, यहाँ जो विकास को उन्होंने 100 साल पीछे लेके चला गया है। तो विकास तो सबको चाहिए, नौजवानों को सबको चाहिए, और विकास हो रहा है देश में। ऐसी बात है कि विकास नहीं हो रहा, बहुत विकास हुआ है देश में। तो सिवान के सही जनता के दिल के वोट लेगा, वही बात विकास करेगा। कोई बल से अपना राज चलाया है, कोई छल से जनता को छलावा किया है। इस बार सिवान की जनता इन दोनों से ऊब करके एक नए विकल्प के रूप में सिवान का समुचित विकास करने हेतु एक नए प्रत्याशी का। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का झंडा थामकर शहाबुद्दीन 4 बार सिवान से सांसद बने। 2009 में उनकी पत्नी हिना शहाब यहां से लड़ी थी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने उन्हें हराया था। 2014 में बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश यादव ने एक बार फिर शहाबुद्दीन की पत्नी को हराया। वर्तमान चाहे जैसा भी हो, लेकिन सिवान का इतिहास शानदार रहा है। ये जगह देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि रही है। सिवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मेमोरियल बना हुआ है। हम सिवान में हैं और ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली। ये वो घर है जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो गर्व के साथ कहते हैं कि हम उस गांव के रहने वाले हैं जिस गांव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते थे। ये वो स्थान है जहां देश के 2 महापुरुषों ने 2 दिन का वक्त गुजारा था। 16 जनवरी 1927 से 18 जनवरी 1927 जब बापू यहाँ आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ उन्होंने यहाँ वक्त गुजारा था। तो बिहार इस बार किसको चुनेगा? सिवान के बाद हमने आरा जिले में लोगों का मूड समझने की कोशिश की। देखिए, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष कौन विपक्ष में है? आज देख रहे हैं कि जिस तरह से देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन लोगों का एक गठबंधन है। हम कहते हैं, ये लोग कहते हैं, अब कहते हैं कि हमने गठबंधन बनाया है मोदी सरकार को रोकने के लिए। जो लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है, आप किस मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं। देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से सभी क्षेत्रों में विकास किया है। चुनाव से पहले सार्थक परिणाम आएगा और हमारा आस्था का प्रतीक है राम मंदिर, और मोदी सरकार उसको पूरा करेगी। मेरा होश आने के बाद ऐसा कोई सांसद तो भोजपुर की धरती को नहीं मिला है जो इतना ज्यादा विकास किया हो। सिवान और सारण के बाद न्यूज नेशन ने बिहार के वैशाली इलाके का रुख किया। वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का विधि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज, उस प्रजातंत्र की माता। रुको पथिक एक क्षण, इस मिट्टी पर शीश नवाओ, राज्य सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। जी हाँ, हम पहुंचे हैं वैशाली गढ़।
वैशाली किसी दौर में बड़ा जनपद हुआ करता था और जनतंत्र की परंपरा की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। ये संसद है। आप सोचेंगे ये कैसा संसद है? दरअसल ये विश्व का पहला संसद है। जी हाँ, विश्व में सबसे पहले वैशाली में गणतंत्र की लिच्छवी राज में शुरुआत हुई थी और ये वो जगह है जहां उस वक्त बैठा करती थी संसद। 1 किलोमीटर का ये टीला था। 7,777 सदस्य, संघीय सदस्य जिन्हें कहते थे, वो यहाँ बैठते थे और यहाँ पर होती थी बहस, होती थी चर्चा। लोगों के तमाम जो मांगे होती थी उस वक्त, उस पर बहस और चर्चा के बीच यहाँ से तय होता था कि कैसे लोगों के लिए काम करना है। तो इस संसद से चलेंगे आगे और लोगों से बात करेंगे कि आज की संसद के लिए जो हो रही है लड़ाई, वहाँ किसकी बनेगी सरकार अब की बार। वैशाली ने राजशाही वाले जनतंत्र से गणतंत्र का सफर तय किया है। अब यहाँ दांव पेच दूसरी तरह के हैं। वैशाली को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 4 बार यहाँ से आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये सीट एनडीए के हिस्सेदार रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में गई थी। एलजेपी के रामकिशोर सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को 1 लाख वोटों से हराया था। तो इस बार वैशाली का फैसला किसके हक में होगा? किसान के लिए हित में बहुत ही अच्छा किए हैं मोदी जी। काम तो किए, कुछ अच्छे भी किए, कुछ बुरे भी किए। वैशाली के बाद न्यूज नेशन ने मुजफ्फरपुर का रुख किया। ये टावर चौक तिरहुत प्रमंडल के कई राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा है। हम जिस मुजफ्फरपुर में है, ये समाजवादियों का घर रहा है। 5 बार यहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस सांसद रहे थे और उसके पहले भी हमेशा से समाजवादियों का इस इलाके में प्रभुत्व रहा। समाजवादियों का जो घर था वो टूट गया, वो किला टूट गया और नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। इस बार जो पूरा माहौल है, वो लोगों से बात करने से ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बदला सा है। कुछ लोग अभी भी नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से व्यवसायीकरण में दिखाई गई उनकी नीतियों के साथ खड़े दिखते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए आज भी कुछ नहीं बदल पाया। इस मुजफ्फरपुर में 1999 के बाद से जेडीयू का कब्जा रहा है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अजय निषाद यहां से सांसद बने थे। इस बार जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इस बार भी मुजफ्फरपुर को मोदी पसंद है? फिलहाल तो सब सही लग रहा है मोदी जी के राज में। देश में क्या माहौल लगता है? राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, क्या? बहुत डिफरेंस है दोनों में। बहुत सही लगता है नरेंद्र मोदी के राज में। बिक्री बट्टा भी कुछ नहीं, माहौल तो खराब ही चल रहा है। मोदी जी की सरकार कैसी चल रही है? अब सरकार भी 4 साल तो कोई फायदा नजर नहीं आया, किसी में भी कोई बदलाव तो कुछ अभी दिखी नहीं है। मुजफ्फरपुर में हुआ शेल्टर हाउस प्रकरण भी बिहार की राजनीति के केंद्र में है। शेल्टर होम के संचालक पर संगीन इल्जाम लगे। इस वजह से नीतीश सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था। देखिए, मुजफ्फरपुर की बात करें तो बालिका गृह जो है वो भी एक मुद्दा बन सकता है चुनाव में, क्योंकि ये इतना उछाल हुआ इस मामले को लेकर, राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला गया। तो क्या शेल्टर हाउस प्रकरण की वजह से नीतीश की पार्टी को नुकसान होगा? संगठनिक दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी अभी उस लेवल पर नहीं। अब चेहरे की बात जब करेंगे हम लोग, तो कांग्रेस में तो यहाँ के भी नेता मानते हैं कि राहुल होंगे फैक्टर, लेकिन यहाँ आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी भी एक और लालू यादव, तेजस्वी तो ये उभर रहे हैं, लेकिन लालू यादव भी उनके लिए एक फैक्टर है। बिहार में इस बार एक तरफ बीजेपी के साथ नीतीश की पार्टी जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी है, तो इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी का गठबंधन है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी भी शामिल है। इस सियासी समीकरण में बिहार के मुस्लिम वोटर्स की भी खास अहमियत है। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन 7 जिलों की करीब 51 विधानसभाओं में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% से भी ज्यादा है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिलों में मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं। चुनाव की राजनीति में सांप्रदायिक बनाम धर्मनिरपेक्ष को लेकर मोर्चेबंदी होती रही है। लालू यादव की पार्टी बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताकर मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू को उम्मीदें हैं कि बहुसंख्यक के साथ अल्पसंख्यक वोट भी उनकी झोली में आएंगे। बहरहाल इनमें से किसकी उम्मीदें किस हद तक कामयाब रहती हैं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मुजफ्फरपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन।